नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे समाज शास्त्र सोशोलॉजी के एक मॉडल पेपर पर, है ना। सोशोलॉजी के बीए सेकेंड ईयर के लिए सोशोलॉजी में ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज वाले इस पार्ट के अंतर्गत दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ अर्थात कि 15 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में समझ लीजिए कि आना ही आना है। और मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं कि अगर आपने इन 15 प्रश्नों की तैयारी भी बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए कर ली दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि अंतिम पड़ाव पर अब आपके लिए 15 प्रश्न ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके दोस्तों सभी 15 प्रश्नों पर डिस्कशन कर लेते हैं। चूंकि एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं, एग्जाम में अब ज्यादा समय आपका नहीं बचा है, इसी कारण से मैं जो है इसकी आंसर शीट की जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ता हूं। क्योंकि देखिए, जो भी पुस्तक आपके पास में है, मेरे प्रश्न ऐसे ही है, जो भी पुस्तक आपके पास में है या कोई पब्लिकेशन की सीरीज ही क्यों ना हो, प्रत्येक बुक में, प्रत्येक सीरीज में आपको ये इनके आंसर आराम से मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने कोई प्रश्नों में कोई चेंजेस नहीं किया है। जो प्रश्न आपकी पुस्तकों में दिए गए हैं, जिस फॉर्मेट में दिए गए हैं, आपकी पब्लिकेशन में जिस फॉर्मेट में प्रश्न दिए गए हैं, एज इट इज मैंने उन प्रश्नों को ऐसा ही रखा है ताकि आपको उनका आंसर ढूंढने में कोई तकलीफ ना आए। क्लियर है ना। चलिए, तो एक एक करके उन सभी प्रश्नों की तैयारी कर ले दोस्तों। और जो कुछ यहाँ डैशबोर्ड पर लिखा हुआ है ना, 100% सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। 2022 की तरह 2022 में जिस प्रकार के प्रश्न आए थे, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला था, एज इट इज इस बार भी आने वाला है। और कौन से प्रश्न कुछ बदलाव किए गए हैं प्रश्नों में, वो प्रश्न मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखिए लास्ट ईयर के पेपर में चाहता तो अभी लास्ट ईयर का पेपर भी आपको डिस्कस करवा देता है यहाँ पर, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं उस पेपर को डिस्कशन करने का। सिर्फ आपका मन रखने के लिए कि यार वो पेपर था, उसका जरूरी नहीं है। उन्हीं प्रश्नों में कुछ हेरफेर करके, कुछ बदलाव करके किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है, वो चर्चा आज हम करेंगे। कैसे 15 प्रश्न, कौन से 15 प्रश्न हो सकते हैं, उन 15 प्रश्नों पर हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, है ना। यार, मैंने 100 बात की एक बात आप लोगों से बोल दी है कि आप बस मात्र ये 15 प्रश्नों पर तैयारी अब शुरू कर दीजिए। अगर आपके एग्जाम में एक हफ्ता भी बचा है ना, तो अब आप बाकी सब कुछ पढ़ना छोड़िए। सोशोलॉजी इस पार्ट के अंतर्गत आपको सिर्फ ये 15 प्रश्न लगाना है और इन्हीं 15 प्रश्नों के दम पर आप झंडे गाड़कर आ जाएंगे। ये मेरा पूरा मतलब पूरा विश्वास है। क्योंकि इस YouTube के क्षेत्र में कोई पहली बार हम मॉडल पेपर आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि इससे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट पर हमने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए। बीए फर्स्ट ईयर 2022 के वालों के लिए भी, बीए फर्स्ट ईयर में भी दिए, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। और उनका जो रिस्पॉन्स मिला है, आप किसी मॉडल पेपर को खोलिए, उसमें जाइए, कमेंट पढ़िए बच्चों की, किस प्रकार के कमेंट वहां पर आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं उन 15 प्रश्नों पर डिस्कशन करना। कौन कौन से 15 प्रश्न होंगे, कहां से इसके आंसर मिलेंगे, ये सारी चर्चा दोस्तों हम आगे करने वाले हैं। इसका जो है ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के, वहां नोट्स भी आपको इजीली अवेलेबल है प्रत्येक सब्जेक्ट की। जैसे कि आज ये लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और संपूर्ण सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आपको फिर टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, वहां पर आपको सभी ये पीडीएफ मिल जाएगी, सभी नोट्स मिल जाएगी एक ही जगह पर, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सके। आइए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज वाले समाजशास्त्र की सीरीज के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए ग्रामीण समाज की अवधारणा दोस्तों यहां पर पहुंच गई है। ग्रामीण समाज की अवधारणा, जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में ही डिस्कस किया था, है ना, विस्तार से डिस्कस किया था। तो ग्रामीण समाज की अवधारणा पूछी गई है, अथवा में यहां पर आपसे इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती है, या दोनों एक साथ भी पूछी जा सकती है कि ग्रामीण समाज की अवधारणा व्यक्त करते हुए इसकी विभिन्न विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इज इट क्लियर। अगला जो प्रश्न होगा आपका, अगला प्रश्न होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आईएमपी, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, क्योंकि 15 मात्र 15 प्रश्न है। 150-200 प्रश्नों में से 15 प्रश्न निकाल कर लेकर आना कोई आसान काम नहीं है। कॉपी एनालिसिस के बाद में दोस्तों उन 150-200 प्रश्नों में से ये 15 प्रश्न में निकाल कर लाया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार 100% आने की संभावना है इन प्रश्नों की।
चलिए अगला प्रश्न है, परिवार को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना, तो परिवार का अर्थ बताना है, परिवार की परिभाषा बतानी है, साथ ही साथ इसकी विशेषताएं बतानी है। अब यहां पर देखिए यार, एक कंफ्यूजन आप लोगों के साथ में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि नए नए बच्चे भी 12th पास करके फर्स्ट ईयर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, सेकेंड ईयर में आए तो थोड़े से ज्यादा जागृत नहीं होते, उनको तरीका नहीं होता कि इनके आंसर फाइंड आउट कैसे करें। दोस्तों देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पुस्तक या प्रत्येक पब्लिकेशन एक ही फॉर्मेट में छपे। जैसे हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, पहला वाला प्रश्न समझ लीजिए, खाली 1 मिनट लगेगा, है ना। परिवार को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब हो सकता है कि किसी एक किताब में एक ही प्रश्न में ये दोनों चीज देखने को मिल जाए। यहाँ पर लिखा भी हो कि परिवार का अर्थ या परिवार की अवधारणा, उसके बाद परिवार की परिभाषा, परिवार की विशेषताएं, परिवार के लक्षण, परिवार के जो है प्रकार, ये सारी चीजें एक प्रश्न में भी मिल सकती है। किसी पब्लिकेशन में इसको तोड़ा हो सकता है, तोड़ कर अलग अलग रूप में दिया जा सकता है, अलग अलग प्रश्नों में दिया जा सकता है। जैसे एक प्रश्न में आपसे पूछ लिया परिवार का अर्थ बताइए, अर्थ एवं परिभाषा बताइए। दूसरे प्रश्न में हो सकता है कि आपको विशेषताएं दी गई हो किसी पब्लिकेशन में, किसी सीरीज में, है ना। हो सकता है कि लक्षण किसी किसी दूसरे प्रश्न में पूछा गया हो, प्रकार दूसरे प्रश्न में हो, है ना। तो अब आपको करना क्या है, यहां पर आपने देखा तो ये पूरे प्रश्न को पढ़ने की अपेक्षा आप ध्यान दीजिए इसके की पॉइंटों पर कि पूछा क्या जा रहा है हमसे। तो सेकंड नंबर के इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपसे परिभाषा पूछी जा रही है। अब अगर आप किसी की परिभाषा देने जाते हैं ना, तो आपको उसका अर्थ तो बताना पड़ेगा। बिना अर्थ के परिभाषा कंप्लीट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, एक वो अलग बात है कि आपसे 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया, उसमें परिभाषा तो सिर्फ परिभाषा ही लिखनी है। लेकिन अगर कुछ बड़ा प्रश्न है, दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है, तो उसमें अगर परिभाषा पूछी गई है तो मेरे दोस्तों उसके पहले आपको अर्थ बताना ही होगा, उसके बाद उसकी परिभाषा बतानी होगी आपको, है ना, जिन विद्वानों ने दी उसकी। तो अब करना क्या है आपको, यहां पर इस प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न में जो जो की पॉइंट दिए गए हैं उसको अंडरलाइन कीजिए और उन की पॉइंटों को आप अपनी पुस्तक में ढूंढिए, चाहे वो एक ही प्रश्न में अवेलेबल हो, चाहे वो 4-5 प्रश्नों को एक साथ मिला करके मिल जाए। समझ पा रहे हैं ना? इस तरह से आपको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। अपनी पुस्तक निकाल लीजिएगा, इसको सामने रखिए डाउनलोड करके, और वहां पर आप जो है अपनी पुस्तक में मार्क कर लीजिए, पेंसिल से डाल दीजिए कि प्रश्न नंबर 2 का ये प्रश्न है, इसमें परिभाषा, उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, वहां पर कुछ ऐसा मार्क कर दीजिए जिसको आपको सटीक रूप से रिजर्वेशन लगाने में समस्या ना आए। ठीक है ना। अगला प्रश्न इसी को अथवा में देखिए इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि परिवार से आप क्या समझते। देखिए परिवार का अर्थ यहां पूछ लिया गया है, लक्षण पूछ लिए गए यहां पर, ठीक है ना। तो आवश्यक लक्षण क्या है परिवार के, इसके अलावा परिवार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके सामान्य और विशिष्ट विशेषताओं पर बात कीजिए। तो यहाँ विशेषताएं भी 2 प्रकार की पूछ ली गई है, सामान्य विशेषता क्या होती है परिवार की, और विशिष्ट विशेषताएं क्या होती है परिवार की। एक एक पॉइंट क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जाति क्या है। तो यहां पर जाति का अर्थ आपसे पूछ लिया गया है। एक 15 प्रश्न, ज्यादा समय नहीं लगेगा, रुक जाइएगा, सेशन के एंड तक एक बार रुक जाइए, 15 ही प्रश्नों को एक बार अच्छे समझ लीजिए। ये जल्दबाजी मत करना कि तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड करके वो देख लेंगे हम। देखने में और समझने में, डिस्कस करने में बहुत फर्क होता है, और यही गलती आप लोग करते हो जिसका हर्जाना आपको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो फिर आकर बोलते हो सर अच्छा पेपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि आपने प्रश्नों को समझा ही नहीं। ये 15 प्रश्नों की तैयारी करना है आप लोगों को, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए इन प्रश्नों को, कहां पर क्या पूछ रहा है, क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी। कुछ गलतियां होती है जिन्हें हम जानबूझ के करनी भी होती है, याद रखिएगा। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी है जिनको किसी भी हालत में नहीं करना है, अन्यथा एग्जाम में क्या हो सकता है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चलिए, जाति का अर्थ, जाति की परिभाषा, 2 चीज हो गई यहाँ पर, जाति की विशेषता है, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न में 3 बातें, जाति का अर्थ, परिभाषा और विशेषता, सामान्य सी बात है। इसके अलावा देखिए अथवा में भी यही दिया गया, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया, घुमाया गया कि जाति किसे कहते हैं, जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। कौन सा? ऊपर वाले प्रश्न में जाति पूछी गई है, लेकिन नीचे वाले प्रश्न में जाति व्यवस्था की विशेषताएं पूछी गई, जाति व्यवस्था की विशेषताएं पूछी गई है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था क्या है। क्या जजमानी व्यवस्था, जजमानी प्रथा क्या है, तो इसका अर्थ बताना है। इसके बाद साथ में जजमानी प्रथा के विशेषताओं पर भी प्रकाश डालना है। अब बताइए यार मुझे, क्या आसानी से ये इनके आंसर नहीं मिलेंगे आपको इजीली? अगर आपके पास कोई सी भी किताब है सोशियोलॉजी की, ये वाला पार्ट अगर है आपके पास में, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे कोई सी भी किताब, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको इनके प्रश्न के आंसर ढूंढने,
ना। लेकिन अगर मैं इन प्रश्नों के आंसर भी अगर यहाँ डिस्कस कराऊंगा ना तो सेशन कम से कम 3 से 4 घंटे का चला जाएगा, और इससे पहले जो मुझे काम करना होगा ना पर्दे के पीछे, कम से कम 7 से 8 घंटे मुझे काम करना। तो यार अपना आधा घंटा दे करके तैयार कर लीजिए। अगर आप थोड़े से वो देखिए, जब आप किसी प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं ना तो आप उस प्रश्न को पूरी तरह अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाता है वो प्रश्न। और एग्जाम में तो मैंने आपको बोल ही दिया यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो समस्या आएगी नहीं कुछ भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अथवा में इसको देख लीजिए। जजमानी प्रथा है ना और इसकी विशेषताएं, दोनों बातें सेम है, प्रश्न कोई डिफरेंस नहीं है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में सामुदायिक कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका। देखिए सामुदायिक मतलब कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, समाज के जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में महिलाओं की क्या भूमिका है उसका उल्लेख करना, आपको महिलाओं की भूमिका बतानी है वर्तमान समय में। कोई प्राचीन या मध्यकाल नहीं पूछा गया आपसे, वर्तमान पूछा गया। तो वर्तमान समय में आज जो है कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं बचा है महिलाओं की भूमिका से, अर्थात कि प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाओं की भूमिका देखी जा सकती है, महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। आज कुछ क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनका उल्लेख करना है आप लोगों को। अथवा में प्रश्न है, देखिए कि आधुनिक समय में महिलाओं की परंपरागत स्थिति परिवर्तित हुई है। देखिए भैया आज के समय में अगर महिलाओं की जो परंपरागत परिस्थिति थी, जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता तो बताइए क्या आज समाज में महिलाएं अपनी भूमिका अदा कर रही होती? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इन दोनों प्रश्न में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप पुस्तक से पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको एकदम ऐसा लगेगा कि दोनों प्रश्न अलग अलग है, कि वर्तमान में महिलाओं की भूमिका और दूसरा महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन, अलग अलग। लेकिन अलग अलग कुछ भी नहीं, थोड़ा सोच के देखिए, मस्तिष्क पर दबाव डालिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि परंपरागत स्थिति में, महिलाओं की परंपरागत स्थिति में परिवर्तन हुआ है, समझाइए। तो दोनों का अर्थ एक ही तो हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न है इसी के अथवा में है, वर्तमान समय में महिलाओं की सामुदायिक गतिविधियां। देखिए वर्तमान समय में महिलाओं की सामुदायिक गतिविधियां, उत्सव, पंचायत और संस्कारों में परिवर्तित भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब यहां पर पहला प्रश्न बड़ा है, दूसरा प्रश्न जो थर्ड वाला प्रश्न जो हमने देखा है ये प्रश्न छोटा है। क्यों? पहले वाले प्रश्न में कोई क्षेत्र नहीं बताए थे, आपको प्रत्येक क्षेत्र का उल्लेख करना था, लेकिन इस वाले प्रश्न में आपको क्षेत्र दे दिए गए। कौन कौन से? देखिए कि सामुदायिक गतिविधियां बतानी है आपको, समाज में जो गतिविधियां होती है, सार्वजनिक जो गतिविधियां होती है उसमें महिलाएं क्या भूमिका निभा रही है। इसके अलावा उत्सव, जो भी उत्सव होते हैं उनमें महिलाओं की भूमिका, पंचायतों में पंचायती राज के माध्यम से सरकार ने इनको दृढ़ किया है तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, जो परिवार के संस्कार होते हैं संस्कारों में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर आपको सेपरेटली 4 क्षेत्र दे दिए, उन चारों क्षेत्रों पर मात्र चर्चा करनी है। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रव्रजन या देशांतर, है ना। प्रव्रजन या देशांतर क्या होता है ना, इसको समझाते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारक बताने। प्रव्रजन क्या है इसका अर्थ लिखेंगे पहले आप, उसकी परिभाषा देंगे, क्योंकि दीर्घ प्रकृति के प्रश्न पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसको प्रभावित करने वाले कारण आपको यहाँ बताना है। अथवा में प्रवास को प्रोत्साहित या निरुत्साहित करने वाले कारकों का वर्णन। क्लियर है? आसानी से आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, है ना, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। भारतीय नगरीय समाज की विशेषता है। अब देखिए अभी तक हमने किसकी बात की दोस्तों? ग्रामीण समाज की। अब यहां से चेंज आ चुका है, यूनिट चेंज हो चुकी है, नगरीय समाज की स्थिति यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो नगरीय समाज की का अर्थ और नगरीय समाज की विशेषता बतानी है। अगला अथवा में है, नगरीय जीवन शैली के बदलते आयामों को समझाइए, कि नगरों में जो लोगों की जो जीवन शैली है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं और क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, किस सभ्यता को हम छोड़ रहे हैं, किस सभ्यता को अपना रहे हैं, एक इंडिकेशन आप लोगों के लिए, है ना। तो इस पर आधारित ये पूरा प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। इसके अथवा में आप लिख सकते हैं कि नगरीकरण की उभरती आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। मतलब सिंपल है कि नगरीय जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो नगरीय जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है गंदी बस्तियों, है ना। गंदी बस्ती, इसको मलिन बस्तियां बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एग्जाम सेंटर में या क्वेश्चन पेपर में आपको मलिन बस्तियों के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो गंदी बस्ती और मलिन बस्तियां एक ही होती है। गंदी बस्तियों से आप क्या समझते हैं? गंदी बस्तियों पर एक निबंध लिखना है अथवा
गंदी वस्तुओं की परिभाषा देते हुए गंदी वस्तुओं के कारण क्या है, कारण बताना है ना। गंदी वस्तुओं का अर्थ, उसके बाद उसकी परिभाषा, फिर उसके कारण, किन कारणों से ये गंदी बनी हुई है, गंदी वस्तुओं के दुष्परिणाम क्या होते हैं, गंदी वस्तुओं की समस्या के हेतु समाधान। देखिए, अगर आप कारण बताते हैं, दुष्परिणाम बताते हैं, है ना, और दीर्घ प्रकृति का प्रश्न आप सोल्व कर रहे हैं, तो फिर कुछ समाधान भी देते जाइए। समझ रहे ना, समाधान भी देते जाइए कि किन उपायों के अपनाने से हम इन गंदी वस्तुओं को ठीक कर सकते हैं या इनकी गंदगी को कुछ हद तक समाप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ प्रकार का है ना। और इस प्रश्न के आने की संभावना है तो पिछले कई सालों से बढ़ गई है और देखने को भी मिल रहा है आपको एग्जाम। देख लीजिए, आप किसी भी पुराना क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए यार, इसमें से 90% प्रश्न आपको पुराने पिछले 5 साल के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए, 90% प्रश्न आपको उन क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलेंगे। 10% नए प्रश्न है और 10% में से आना ही आना, ये भी मेरी पूरी गारंटी है, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि पूरे विश्वास के साथ में काफी एनालाइज करने के बाद में मॉडल पेपर पर काम करता हूं, और जो भी मॉडल पेपर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं उन मॉडल पेपर पर दोस्तों मेरे द्वारा इतनी एनालिसिस होती है कि किसी भी क्षेत्र को मैं बख्शता नहीं, प्रत्येक क्षेत्र पर काम करता हूं, एनालाइज करता हूं, उसके बाद ही ये प्रश्न मैं आपके सामने लाकर रखता हूं। ये मत सोचिए कि आप YouTube पर देख रहे हैं, फ्री क्लासेस देख रहे हैं तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस एक एक प्रश्न के पीछे ना हमारी अथाह मेहनत छुपी हुई, काफी एनालाइज करते हैं, काफी समय देते हैं, अपना समय देने के बाद आप लोग के लिए निचोड़ लेकर आते हैं, तब कहीं जाकर के ये क्लासेस ले पाते हैं। और इन प्रश्नों पर अधिकतम स्टूडेंट होते क्या है कि इन प्रश्नों पर अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, सब ले लेते हैं, एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उनके आंसर पढ़ लिए, बस काम चलाओ हो गया, एग्जाम में जाएंगे प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते और एग्जाम सेंटर से आने के बाद बोलते हैं कि सर आपने जो बताया तो उनमें से एक भी प्रश्न नहीं आया। वो जब हम उनसे बोलते हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कीजिए, वो जब हम उसको बताते हैं मार्क करके कि ये देखिए सभी प्रश्न हमने जो दिए थे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम सेंटर में आए हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आए, लेकिन आप पहचान नहीं पाए, अब उसमें हमारी थोड़ी ना गलती। इसलिए तो बोलते हैं बार बार कि यार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं थोड़े अवेयर है ना। आपको ही करना होगा, आपको ही करना होगा, आप नहीं तो कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। याद रखिएगा, आपका कार्य है, आपको ही करना होगा। और एक बात की गांठ बांध लेना, जो आपका कार्य है ना, आपसे बेहतर इस दुनिया में किसी के बाप की औकात नहीं है जो कर सके। आपका कार्य आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको करना होगा। और अगर आज नहीं करेंगे मेरे दोस्त, तो आपको ये पढ़ाई खत्म होने के बाद में ना मजदूरी के रूप में करना पड़ेगा। याद रखिएगा, या तो आज ईमानदारी से पढ़ लीजिए, अन्यथा 12 या 16 घंटे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं, करना ही पड़ेगा आपको आगे चलकर, है ना। स्टडी का महत्व, इस पढ़ाई का महत्व, शिक्षा का महत्व हमें आज समझ नहीं आता है क्योंकि हम आज छात्र हैं। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे ना, उसके बाद आपको ये शिक्षा का महत्व समझ आएगा, क्या शिक्षा क्या थी, हम क्या छोड़ करके आए, और फिर पछतावा होगा। लेकिन क्या होना है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत अगला प्रश्न आएगा आपका बाल अपराध, है ना। तो बाल अपराध वाला जो टॉपिक है उसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद में जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उन की पॉइंटों को 4-5 बार पढ़ लीजिए। सिंपल, सब मैं रटने का थोड़ी बोलता हूं, किसी भी प्रश्न को रटने का कभी बोलता ही नहीं। मैंने बोला बाल अपराध, अब बाल अपराध को लेकर के आपकी पुस्तक में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, एक बार अच्छे से समझते हुए पढ़ लीजिए, शांत माहौल में बैठकर, एकांत में बैठकर अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में की पॉइंट, जैसे की पॉइंट क्या मैंने बताया कि बाल अपराध का अर्थ आपको देखना है, क्या समझते हैं, मतलब इसका अर्थ, इसके अर्थ को 4-5 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद बाल अपराध के कारण को 4-5 बार पढ़ लीजिए। एक टॉपिक तो पूरा एक बार में पढ़ चुके हैं आप लोग, अब उसके की पॉइंटों को 4-5 बार पढ़ लीजिए। कितना समय लगेगा यार, प्रश्न की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बाल अपराध की रोकथाम के उपाय बता दीजिए, उपाय को अच्छे से पढ़ लीजिए। अपराधी और बाल अपराधी में अंतर क्या है, सेपरेटली पढ़ लीजिए। ये आपका प्रश्न की तैयारी होगी, इसमें क्या डिफिकल्टी है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप ये लेके चलेंगे, अरे इतना सारा पढ़ना है हवा बना करके, तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो आपको फिर बीए करना ही नहीं था, पढ़ाई छोड़ देनी थी, है ना। वो किसी इलेक्शन में भाग ले रहे होते, नेता मेता बनते यार, अच्छे से राज करते देश पर,
मेरा। तो पढ़ना है ना, आए हो तो फिर अच्छे से पढ़िए, समझिए इस चीज को। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? क्या है पर्यावरण प्रदूषण, है ना। पर्यावरण वाले कंसेप्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण क्या क्या है, इसके मतलब पर्यावरण को दूषित करने वाले से कौन कौन से कारण है, कौन कौन से उत्तरदायी कारक है, उन पर बात करनी है। इसके अलावा इसकी परिभाषा देते हुए पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताना है। छठी क्लास से तो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, इसमें क्या डिफिकल्टीज आएगी, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, प्रत्येक क्लास से पढ़ा आपने पर्यावरण प्रदूषण के कारण वगैरह, है ना। अगला प्रश्न है सामाजिक विघटन, बताइए क्या नहीं पढ़ा 10th क्लास में आपने पूरे विस्तार से? 10th क्लास में पूरे विस्तार से पढ़ के आए हो आप। सामाजिक विघटन, परिवार का कैसे विघटन होता है ना, एकांकी परिवार क्या होता है, सामूहिक परिवार क्या होते हैं, नहीं पढ़ा क्या? सब तो पढ़ रखा आप लोगों ने। सामाजिक विघटन से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताइए। इसके अलावा सामाजिक विघटन की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। 4 की पॉइंट यहां पर दे रहा हूं मैं प्रत्येक प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार बताने हैं, बेरोजगारी की परिभाषा देनी है, बेरोजगारी के दुष्परिणाम बताने हैं कि अगर बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंची तो क्या दुष्परिणाम पूरे देश को, पूरे समाज को भुगतने हो सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है जनजाति से आप क्या समझ, जनजाति का अर्थ बताना है। यूनिट चेंज हो चुकी है। जनजाति से आप क्या समझते हैं, जनजाति की विशेषता बताइए। इसके अलावा देखिए जनजाति का अर्थ और इसके लक्षण, जनजाति किस आप किसे जनजाति कहेंगे, जनजाति किसको कहेंगे, एक सामान्य सी मतलब आपसे आपकी स्वयं की परिभाषा पूछी गई है। बहुत प्यारा ऑप्शन दिया गया आपको कि आप जनजाति किसे कहेंगे, जो मन में आए लिख मारिए, लेकिन जनजाति के संबंध में ना कि आप जनजाति किसको कहेंगे। जब जनजाति वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम जनजाति जो किस प्रकार के वर्ग को बोल रहे हैं। तो आपके अंदर एक अपनी स्वयं की सोच बनेगी, स्वयं की सोच डेवलप होगी कि आप किन लोगों को जनजाति बोल सकते हैं। और आपकी भी अपनी कोई पर्सनल सोच है तो उसको भी वहां लिख सकते हैं। थर्ड में आपसे ऑप्शन दिया है ना कि आप किसे जनजाति कहेंगे, लिखिए विस्तार से, लिख मारिए जो भी आपको समझ आए, ठीक है ना। इतना क्लियर है। चलिए 2 प्रश्न इसके और बचते हैं। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा जनजातियों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं पर आपको विस्तार से बात करनी है। यह है बाकायदा प्रश्न याद करने के लायक, वो संभवतः आपको याद करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने कब और कौन सी योजनाएं चलाई है, ये सारी योजनाएं इस प्रश्न में देखने को मिल जाएगी। ऐसी कम से कम 7-8 योजनाएं तो आपको याद होनी चाहिए कि जनजातियों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सरकार ने कब कब कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, वो योजनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो आपका ये सफर और आसान हो जाएगा। इसके अलावा जनजातियों के संबंध में भारत की वर्तमान नीति पर प्रकाश डालिए। दोनों में एक ही चीज पूछी गई है ना। वर्तमान में सरकार कौन से कदम उठा रही है, और उससे पहले पूछा गया है कि सरकार ने अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं जनजातियों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है भारत में जनजातियों की महत्वपूर्ण समस्या पर एक निबंध लिखिए। देखिए तीनों प्रश्न एक जैसे ही है, एक ही टॉपिक से लिए गए हैं। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, तीनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैं आईएमपी में लेकर आया हूं दोस्त मेरे, मॉडल पेपर में लेकर आया हूं, 15 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों की स्थान बनाया इस टॉपिक ने। जनजाति वाले टॉपिक ने इन मॉडल पेपर में 15 जो प्रश्न है ना, उसमें से 3 प्रश्नों में स्थान बनाया है। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। पढ़ मारिए यार, क्या जाता है 5-6 बार मैं बोलता हूं ना, 10-15 बार पढ़ मारिए। पढ़ने से आपका ज्ञान, आपके ज्ञान में, और जो प्रश्न आपने नहीं पढ़ा होगा उसका आंसर भी आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। ये मेरा दावा है। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं, मेहनत तो करनी होगी यार, पसीना तो बहाना होगा। चलिए 15 प्रश्नों पर हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। 15 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब वो स्टूडेंट भी देख ले जिनके एग्जाम में थोड़ा सा अभी वक्त है, और जो स्टडी को लेकर, भले ही उनके एग्जाम अभी 1 हफ्ते बाद ही होने वाले, लेकिन जो स्टडी को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो चाहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी टॉप करना है, कॉलेज टॉप मारना है, यूनिवर्सिटी टॉप मारना है, स्टेट टॉप मारना है, तो वो मेरे दोस्त जो है ना, इन 10 प्रश्नों की तैयारी भी किसी भी हाथ में ना बख्शे, पढ़ लीजिए। हाँ, एक मॉडल पेपर की दम पर यूनिवर्सिटी टॉप का भी दावा करता हूं दोस्तों, लेकिन पूरी ईमानदारी से अध्ययन होना चाहिए, पूरी ईमानदारी से आपकी आंसर राइटिंग ना। जाति प्रथा का महत्व क्या है, पहला प्रश्न है इसमें। जाति प्रथा का महत्व क्या है, गुटबाजी क्या होती है, गुटबंदी क्या होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं, सहकारिता क्या होती है, सहकारिता को बताना है, उस सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास में सहकारिता का महत्व क्या है। अगला प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था को विस्तार से समझाना है आप लोगों को। यहाँ पर लघु उत्तरी प्रकृति के हैं,
है ना। और पंचायती राज में इसकी भूमिका क्या है। अगला है आवास से क्या समझते हैं, आवास से क्या समझते हैं, आवास का वर्गीकरण करना है आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हुए। मद्यपान क्या होता है, मद्यपान के कारण बताना है और इसके दुष्परिणाम बताना है समाज में। इसके अलावा अपराध क्या होते हैं, प्रश्न देख चुके हैं आप लोग, इसके कारण समझाने हैं आपको। अगला है भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए भैया, भारत की गरीबी कैसे दूर किया सकती है। अभी अभी हमारे पीएम साहब ने अनाउंस किया है ना, एक न्यूज़पेपर को अपना इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, मतलब गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो किन आयामों पर उन्होंने ये जो है ये घोषणा की है, कौन से आयाम उन्होंने उठाए हैं, उन आयामों को डाल दीजिए यहाँ पर, है ना, उन आयामों को डाल दीजिए। थोड़ा पढ़े अपडेट रहेंगे तो सब मिलेगा। भ्रष्टाचार से क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय बता दीजिए, भ्रष्टाचार के कारण बता दीजिए। अगला प्रश्न है गौड़ और कोरकू जनजाति, दोनों अलग अलग प्रश्नों में मिलेंगे आपकी सीरीज में। तो गौड़ जनजाति को समझा दीजिए और कोरकू जनजाति को समझा दीजिए, इन पर निबंध लिखना है। दैट्स ऑल। ये 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के। और अगर आप इन 25 प्रश्नों को कुल मिलाकर 25 प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि यार एग्जाम में ना इससे बाहर कोई जा सकता है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इनकी तैयारी में बैठ जाइए, जितना समय है दे दीजिए आप, आपका कल्याण अवश्य होगा। क्लियर है। चलिए अगले सेशन में मिलेंगे। अगला सेशन होगा दोस्तों इसी के नेक्स्ट जो पार्ट है सोशियोलॉजी का, उसके मॉडल पेपर को लेकर के। हाँ, इनके एमसीक्यू भी हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ वो छात्र भी सुन ले जिनका सिलेबस अलग है सोशियोलॉजी का सेकेंड ईयर में, उनके मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। कल तक आपको उनके पार्ट भी मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे आपको सोशियोलॉजी में। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, मैं सबको लेकर के चल रहा हूं। जिन जिन के अभी एग्जाम होने वाले हैं सबके मॉडल पेपर मैं आप लोगों को दूंगा। पार्ट्स का नाम लिखा होगा, है ना, जो भी पार्ट होगा सोशियोलॉजी का उस पार्ट का नाम लिखा होगा मॉडल पेपर के ऊपर स्पष्ट शब्दों में। पार्ट को देखिए, जो पार्ट आपका है उसे ओपन कीजिए, उसका मॉडल पेपर लीजिए, तैयारी में भिड़ जाइए और बस झंडे गाड़ कर आ जाए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। तब